मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज के वीडियो में हम अजंता की चित्रों की विशेषताओं, जिसका आरंभ हमने पिछले वीडियो से किया था, कि आगे के बारे में बात करेंगे। कल हमने अजंता के चित्रों के रेखाओं और रंग विधान के साथ आकारों के या आकृतियों के अंकन में के बारे में बात करी थी। शरीर के विभिन्न अंगों का एक प्रकार का समन्वय अजंता के चित्रों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें लयात्मक सौंदर्य की व्यंजना संभव हुई। फिर भी शरीर का अंकन यथार्थात्मक न होकर आलंकारिक है और विभिन्न अंगों की रचना उपमाओं के आधार पर हुई है, जैसे बोधिसत्व के होठ गुलाब की पंखुड़ी के समान, चेहरा अंडाकार, आंखें कमल की पंखुड़ी समान, वहीं गणना करती स्त्री का संपूर्ण शरीर लतिका समान, हाथ की उंगलियां सेम की फली के समान आदि। तो इस प्रकार से अलंकारिक आकारों का निर्माण किया और उनमें प्रतीक या उपमाओं का प्रयोग करते हुए उन चित्रों को सुंदर बनाने का प्रयास किया। अगली कड़ी में हम बात करते हैं अजंता के चित्रों की हस्त तथा पाद मुद्राएं, यानी पाँव की मुद्राएं। ईश्वर ने चित्रकार को वाणी नहीं दी, उसे केवल चित्रों द्वारा ही मन की भावनाओं को व्यक्त करना होता है। पर अजंता का चित्रकार अपने चित्रों की मुद्राओं के द्वारा वह भाव व्यक्त कर देता है जिसे वाणी भी नहीं कर सकती। इन समस्त मुद्राओं में हाथ तथा पैर की मुद्राओं का विशेष स्थान है। चवन ढुलाते, फूल अथवा पात्र लिए, संकेत करते, उपदेश देते, पीछे से आकर चुपके से बाह अथवा कंधे पर हाथ रखते हुए, खरताल या मंजीरे बजाते हुए, गणना करते, सुनते हुए आदि अनेक कार्यों को व्यक्त करने वाली असंख्य मुद्राएं अजंता में चित्रित हुई हैं। सर्वनाश, काली राजकुमारी तथा बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्रों में हाथों की मुद्राएं दर्शनीय हैं। इसी प्रकार पैरों की मुद्राओं से ही बैठने, लेटने, खड़े होने, चलने, शीघ्रता से चलने आदि का बड़ी सफलता से अंकन हुआ है। वीडियो में दिखाए गए चित्र में हाथ और पाँव की विभिन्न मुद्राओं का अंकन दिखाई देता है। इन सभी मुद्राओं में सशक्त एवं अटूट रेखाओं का प्रयोग किया है। स्त्रियों के हाथों की मुद्राएं बहुत ही कोमल एवं स्वाभाविक बन पड़ी हैं, वहीं पाँव की गति को प्रदर्शित भी बड़ी सुंदरता से एवं कुशलता से किया गया है। अजंता के चित्रों के वस्त्राभूषण। अजंता के चित्रकारों ने अपने पात्रों की शोभा बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकरणों तथा वेशभूषाओं का उपयोग किया है। देवताओं तथा महापुरुषों के मुकुट शिखर के समान ऊंचे और भव्य बनाए हैं, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र में बुद्ध के ऊपर शिखरनुमा मुकुट का निर्माण किया गया है। रानी एवं अन्य कुलीन स्त्रियों का मुकुट अपेक्षाकृत छोटा बनाया गया है। आभूषणों में गर्दन में बड़े बड़े मोतियों की माला, कानों में मीनाकार कुंडल, पत्र कुंडल, भुजाओं में अनंत, कमर में मोतियों या कड़ियों से युक्त करघनी, हाथों में कड़े, बाजूबंद, मणिबंधों आदि को बनाकर आकारों की सुंदरता को बढ़ाया है। अर्थात उस समय पर प्रचलित आभूषणों का अंकन हमें इन चित्रों में देखने को मिलता है। नारियों के बाल इतने तरह से सजाए गए कि उनमें से अनेक आज का फैशन बन सकते हैं। स्त्रियों के लंबे लहराते बेड़ियों में बंधे
कंधे पर लटकते खुले बाल, बालों की घूंघर, ललाट पर लटकती, जूड़ों में बंधी आदि अनेक प्रकार के हैं। सुंदर बालों के अतिरिक्त राक्षसों के क्रूर धूल दूसरित बाल भी कुशलता से बनाए गए हैं। इस प्रकार से अजंता के चित्रकारों ने मानव शरीर की का बारीकी से अध्ययन करने के उपरांत ही इन चित्रों का निर्माण किया होगा, जो कि उनके द्वारा बनाए गए आकारों में दिखाई देता है। वस्त्रों को स्वाभाविक फहरान यानी उड़ते हुए दिखाने की चेष्टा की है और इसमें वह बहुत ही सफल हुए हैं। वस्त्रों की सिकुड़ने न तो हवा में फूली हुई जान पड़ती है और न उसमें भारीपन है। पुरुष अधिकांशतः धोती पहने हुए तथा ऊपर चुस्त या ढीला कुर्ता पहने दर्शाया गया है। सिर पर लट्टूदार पगड़ी भी दिखाई देती है। यह उस समय के पहनावे का एक भाग है, जो कि इन चित्रों से हमें पता चलता है। स्त्रियां कोहनी तक आस्तीन वाली चोली व धोती पहने दर्शाई हैं। कभी कहीं वक्ष तक का भाग अनावृत भी रखा है। वस्त्रों में पशु पक्षी आदि के अलंकरण बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से अजंता के चित्रों में आभूषणों, वेशभूषाओं आदि को पूर्ण रूप से स्वाभाविक तरीके से दर्शाया गया है। स्त्रियों के ऊपरी वस्त्र कई बार नहीं प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन वह चित्र हमें अश्लील दिखाई नहीं देते हैं। स्वभाव का चित्रण भी बहुत बारीकी से अजंता के चित्रों में देखने को मिलता है। अजंता का चित्रकार जितना बाहरी रूपों के अंकन में सफल हुआ है, उतना ही उन आकृतियों के स्वभाव चित्रण में सफल हुआ है। यह चित्रण उसने रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया है, चाहे वह राजा, भिक्षुक, स्वामी, सेवक, सन्यासी, स्त्री पुरुष, वृद्ध, युवा, प्रेमी अथवा क्रोधी उनके मुखमंडल से ही स्वभाव की उग्रता, सौम्यता, विनोद प्रियता, दृढ़ता, चंचलता आदि का ज्ञान होता है। पशु पक्षियों के स्वभाव को भी बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया है। भाव की दृष्टि से राजा के चरणों में नर्तकी, मरणासन राजकुमारी, मार विजय, वेशांतर जातक कथाओं के चित्र उत्तम उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। मरणासन राजकुमारी के चित्र में मरने की अंतिम स्थिति का भान राजकुमारी के चित्र में देखने पर होता है। साथ ही उसके मृत्यु के भय से भयभीत जो उनकी दासियां हैं, उनके चेहरे पर वह भाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। नर्तकी को दंड देने की स्थिति में राजा के पांवों पे झुका होने वाले चित्र में नर्तकी के भयाक्रांत होने का भाव हमें स्पष्ट नजर आता है। वहीं मार विजय चित्र में भगवान बुद्ध की शांत चित्त प्रतिमा और उनकी तप को डिगाने के लिए विभिन्न तरह की क्रोध आदि की भाव को व्यक्त करते हुए आकृतियों का चित्रण स्वाभाविक के बारीक चित्रण के उत्तम उदाहरण के रूप में हम प्राप्त करते हैं। अजंता में नारी के विभिन्न रूपों तथा स्वभावों को बहुत ही बारीकी से अंकित किया गया है। माया देवी के रूप में जहां अजंता के कलाकार ने उसे बुद्ध की जननी होने के नाते सर्वोच्च गौरव प्रदान किया, वहीं बुद्ध के गृह त्याग, मार विजय आदि चित्रों में उसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में आकर्षक विघ्न के रूप में भी चित्रित किया है। किन्नर, मिथुन, आसवपाई युगल यानी शराब पीते हुए युगल जोड़े आदि के चित्रों में उसे प्रणयिनी का स्वरूप दिया है। नर्तकी
चामर ग्राहिणी, दासी आदि रूप में उनके कृत जीवन के सस्तेपन को व्यक्त किया है। वहीं राहुल समर्पण दृश्य में आदर्श पत्नित्व एवं आदर्श मातृत्व के साथ साथ त्याग का भी उदाहरण प्रस्तुत करके चित्रित किए हैं। ग्लैडस्टोन सुलेमान के कथनानुसार अजंता की नारी कोई व्यक्तिगत पात्र नहीं है, वह तो एक नियम है। वह केवल नारी नहीं है अपितु समस्त विश्व के सौंदर्य की अवतार है। यहाँ नारी चित्रण प्रत्यक्ष धार्मिक या साहित्यिक दृष्टिकोण से नहीं हुआ अपितु मात्र चित्र के आनंद के लिए हुआ है। उन्होंने इन चित्रों में नारी को नग्न, अर्धनग्न अथवा आवृत आदि विभिन्न स्थितियों का समावेश किया है। कन्हैयालाल नंदन के अनुसार स्त्रियों के नितंब और स्तनों का आकार बढ़ाकर चित्रित करना जीवन के वास्तविक आकारों की अपेक्षा कविता में वर्णित आकारों के निकट रखा गया है। अगली विशेषता है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य यानी दूरी का भाव प्रकट करने की प्रक्रिया। अजंता में वातावरणीय तथा रेखीय परिप्रेक्ष्य के स्थान पर बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव का पालन किया गया है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि परिप्रेक्ष्य में वातावरणीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है और रेखीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है, जिससे आपको बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य को समझने में आसानी होगी। वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के उदाहरण के रूप में नज़दीक की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु धूमिल दिखाई देती है या धुंधली दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर हमें वातावरण को के हिसाब के तरीके से दूरी प्रदर्शित करनी हो तो वह निकट के आकार को स्पष्ट तथा दूर के आकार को धुंधला बनाना होता है। वहीं रेखीय परिप्रेक्ष्य में नज़दीक की वस्तु बड़ी तथा दूर की वस्तु छोटी बनाने से भी रेखीय परिप्रेक्ष्य की परिपालना की जाती है। लेकिन यहाँ पर मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव यानी बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप महल के विभिन्न भागों में अंदर एवं बाहर होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों को दिखाने के लिए महल की छत को हटा दिया गया है और संपूर्ण दृश्य कुछ ऊंचाई से देखा जा सकता है। इससे चित्र दीवारों द्वारा स्थान स्थान पर विभाजित हो गया है, परंतु संपूर्ण चित्र में एक सूत्रता विद्यमान है। अर्थात अगर रेखीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम कमरे की या महल की दीवार के अंदर का भाग देख नहीं सकते, लेकिन चित्रकार ने महल के बाहर होने वाली गतिविधियों और महल के अंदर होने वाली गतिविधियों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए महल की छत को हटाते हुए दीवार के सहारे केवल दीवारों से उस संयोजन को विभाजित किया, जिससे कि अंदर का दृश्य और बाहर का दृश्य चित्रकार बना सके और संपूर्ण कथानक को या कहानी को दर्शक के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। इसलिए अजंता के चित्रों में बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ चित्रों में केंद्रीय संयोजन का प्रयोग किया गया है। अजंता के चित्रों के संयोजन में केंद्रीयता का भाव नजर आता है। दर्शक जब किसी दृश्य को देखता है तो उसकी दृष्टि तुरंत मुख्य आकृति की ओर पहुंच जाती है। गुफा संख्या 1 में चित्रित नर्तकों का दल इसका सुंदर उदाहरण है, जिसके केंद्र में मुख्य आकृति है तथा उसके चारों तरफ वादन करने वालों का दल बनाया गया है। इस प्रकार संपूर्ण चित्र में केंद्रीयता का भाव नजर आता है। अर्थात दर्शक नर्तकी को सर्वप्रथम देखता है, तत्पश्चात उसके आसपास नृत्य के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को लिए जो वादक दल है उस पर उनकी दृष्टि जाती है। अजंता का चित्रकार मुख्य आकृति को प्रधानता देने के लिए अन्य आकृतियों से उसे कुछ बड़ा बना देता है और उसे प्राय बीचों बीच स्थान देता है तथा अन्य आकृतियों की अपेक्षा अधिक चटकीला रंग भी भरता है। उदाहरण स्वरूप गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण का दृश्य, जिसमें बुद्ध को बड़ा तथा उनकी पत्नी यशोधरा एवं उनके पुत्र राहुल को छोटा बनाया गया है,
तथा गुफा संख्या 1 में बना बोधिसत्व पद्मपाणि तथा वज्रपाणि के चित्र में बुद्ध की आकृतियों को बड़ी तथा अन्य आकृतियों को उनसे छोटी बनाकर मुख्य आकृति पर ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा चित्रकार ने की है। बोधिसत्वों के चित्रों में संयोजन की दृष्टि से हमें सर्वत्र पहाड़ी पृष्ठभूमि मिलती है, जिसमें अनेक प्रकार के यक्ष, किन्नर आदि उपदेवता गाते बजाते हैं और मिथुन आकृतियां विहार करती चित्रित की गई हैं, यानी उड़ती हुई या घूमती हुई दिखाई गई हैं। पहाड़ी वनों में वन पशु विचरते दर्शाए हैं। सभी संयोजन प्राय वर्तुल अथवा अंडाकार हैं। अजंता में हास्य। अजंता की कला में एक विशेष गुण यह है कि इसमें बड़े बड़े विचित्र तथा काल्पनिक रूपों को पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। शेष विशेषताओं के लिए अगला वीडियो हम आपको बनाएंगे आपके लिए। उसमें इन अंतिम विशेषताओं के बारे में हम जानकारी देंगे। धन्यवाद।